हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में जितने भी बिहार का ज्योग्राफी का पार्ट था, वीडियो था, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। और आज से हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ने वाले हैं। अब बिहार के इतिहास के बारे में भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए आज से हम लोग बिहार के इतिहास भी पढ़ेंगे। अब जो बिहार का इतिहास है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या, कितना भाग में बांटते हैं या नहीं बांटते हैं, तो ये सभी जानेंगे। तो आज जो बिहार का इतिहास है वही हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये जो बिहार का इतिहास है उसे हम लोग बांट कर पढ़ते कैसे हैं। बिहार के इतिहास को, अगर आप लोग भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो भारत के इतिहास को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। उसी प्रकार से सेम टू सेम बिहार में भी प्राचीन काल था, बिहार में भी मध्यकाल था और बिहार में भी आधुनिक काल था। तो बिहार को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन बिहार की बात करेंगे। बिहार में प्राचीन काल में क्या क्या हुआ, फिर बिहार में मध्यकाल में क्या क्या हुआ, तो मध्यकालीन बिहार हो जाएगा। और फिर आधुनिक काल में बिहार में क्या क्या हुआ, यही तो जानना है। जैसे आप भारत के इतिहास पढ़ते थे तो मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में भारत में क्या क्या हुआ था, वही न जानते हैं। उसी प्रकार से जब पूरे दुनिया में पाषाण काल चल रहा था, भारत में पाषाण काल चल रहा था, तो बिहार में कैसा चल रहा था माहौल, बिहार में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था, यही सब जानना है। फिर मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ तो कौन कौन से मुस्लिम शासक आकर बिहार में बसे, क्या काम किए बिहार में आकर, कौन शासक यहाँ पे कौन सा सिक्का चलाया, कौन सा नियम लागू किया, तो यही सभी जानना है बिहार के विषय में। आधुनिक बिहार में जाइएगा तो आपको जानना है, जैसे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, चंपारण सत्याग्रह चला, तो ये सभी का बिहार से क्या ताल्लुकात रहा है, बिहार में ये सब का क्या योगदान रहा है, तो यही सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे सब। तो आज हम लोग बिहार का जो है प्राचीन इतिहास, बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। और बिहार का प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा भारत का प्राचीन इतिहास सेम टू सेम बिहार का प्राचीन इतिहास में मिलता है। भारत के प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पाषाण काल, और पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य भारत के कई जगहों से मिलते हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता का कोई भी साक्ष्य बिहार से नहीं मिला है। आपको पता होगा कि सिंधु नदी जो है अभी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान और उसके आसपास राजस्थान, हरियाणा और ये सभी क्षेत्रों में, गुजरात सभी क्षेत्रों में मिलता है साक्ष्य, यूपी तक मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता है। तो बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में नहीं पढ़ना है। देखिए, बिहार में भी मानव का विकास होगा तो सबसे पहले कौन सा काल आएगा, पाषाण काल। तो बिहार में आप सबसे पहले प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो कौन सा चीज़ पढ़ेंगे, तो बिहार में प्राचीन काल में हम लोग पाषाण काल सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, तो पाषाण काल होगा पहला। दूसरा बताइए, भारत के इतिहास में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में सिंधु सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो हम लोग दूसरा में सिंधु सभ्यता बिहार में नहीं पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ते थे वैदिक सभ्यता, तो बिहार में वैदिक सभ्यता मिलता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बीच में एक और काल चलता है ताम्र पाषाण काल, तो वह भी हम लोग देख लेंगे दूसरा में। आप आज आपको सिलेबस लिखवा दे रहे हैं और कुछ पाषाण काल ये सब पढ़ा भी देंगे, तो साथ साथ लिखते चलिएगा कि हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास में क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पाषाण, दूसरा ताम्रपाषाण, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आपको भी पता होगा कि वैदिक सभ्यता में छोटे छोटे जनपद पैदा होने लगे थे। छोटे छोटे जनपद मतलब राजा का एक राज्य बनने लगा था, और जनपद जब बहुत सारे मिल गए तो महाजनपद का उदय हुआ। तो हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे बिहार में महाजनपद। क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। तो हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद, और ख़ास करके बिहार में कौन सा महाजनपद था। और बिहार में देखिए, पूरे भारत में 16 महाजनपद, पूरे भारत में 16 महाजनपद, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद में एक महाजनपद, 3 महाजनपद कौन कौन बिहार में, तो एक देखिएगा तो मगध, एक देखिएगा तो वैशाली, वैशाली को वज्जी कहते हैं, वैशाली उसका राजधानी था, तो एक मगध, एक वज्जी और एक अंग, यह 3 था। और इसमें जो मगध साम्राज्य था, वह मगध सभी के सभी 15 जितने भी आपको महाजनपद थे उन पर कब्जा कर सबसे शक्तिशाली बन जाता है। तो मगध के बारे में स्पेशल पढ़ाया जाता है भारत के प्राचीन इतिहास में, और मगध का उत्पत्ति ही बिहार से हुआ है। तो मगध का इतिहास हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास में पूरा पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो यहाँ पे महाजनपद के 16 महाजनपद के बाद में जो 5वां टॉपिक होगा वह होगा मगध।
क्या होगा, मगध, मगध साम्राज्य। अभी जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में जितने भी वंश हैं, जैसे मगध साम्राज्य में सबसे पहले जाइएगा तो आपको हर्यक वंश मिलेगा। कौन सा वंश, हर्यक वंश। तो सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे। दूसरा में जाइएगा तो दूसरा में आपको शिशुनाग वंश मिलता है। तो दूसरा में हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे, तो शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के बाद तीसरा देखिएगा तो नंद वंश आता है, तो तीसरा हम लोग नंद वंश पढ़ेंगे। चौथा देखिएगा तो चौथा आता है घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य और शासक बनता है, और कौन सा वंश स्थापित करता है, मौर्य वंश। पांचवा देखिएगा तो मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। कौन सा वंश, शुंग वंश। छठा देखिएगा तो छठा आता है कण्व वंश, और सातवां आता है सातवाहन वंश। तो टोटल हम लोग यह 7 वंश के बारे में कहाँ देखेंगे, तो मगध में। कहाँ देखेंगे, तो मगध साम्राज्य में देखेंगे। और मगध में, और ये सभी 7 वंश के बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल। कौन सा देखेंगे, गुप्त काल। तो देखिए इतना टॉपिक ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राचीन में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, 16 में से कुछ महाजनपद बिहार में थे, वो सभी के विषय में। मगध में हम लोग ये 7 वंश के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी राजा थे उनके विषय में, क्योंकि पूछा जाता है। और फिर आपको गुप्त काल, और गुप्त काल के जितने भी राजा थे वो भी आपको पूछा जाता है। और इसके बाद गुप्त काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन राजा के बारे में आप लोग भी सुने होंगे, तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हर्षवर्धन। ये कैमा टॉपिक था पिछला, तो 7वां होगा या छठा, तो यह छठा था, गुप्त काल छठा था, तो यह कैमा होगा, तो 7वां। तो 7वां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हर्षवर्धन काल। फिर पढ़ेंगे कुछ शासक बंगाल में थे, और बंगाल भी पहले बिहार में ही था, तो इसलिए उसको भी जोड़ लिया जाता है। जैसे पाल वंश, बंगाल का पाल वंश के बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है। फिर आपको पाल वंश के बाद सेन वंश के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और फिर आपको कर्नाट वंश के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इतना पढ़ेंगे हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास में। तो आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि बिहार के प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको टॉपिक एक बार थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, तब जाकर फायदा होगा। तो हम लोग पीछे सबसे पहला देखें टॉपिक पाषाण काल, और ऐसे ही हम लोग सब कुछ पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। तो देखिए पाषाण काल, भारत में जब पाषाण काल आप लोग पढ़े होंगे, भारत के प्राचीन इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल है उसे 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से बिहार में जो प्राचीन हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं उसे भी 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बिहार में पाषाण काल। कौन सा काल, बिहार में पाषाण। इसे हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरा प्राचीन इतिहास का वीडियो देखे होंगे भारत का, तो उसमें आपको ये सब बताए हैं, लेकिन हम लोग अभी बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो पाषाण काल को हम लोग सबसे पहले बांटते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण। तो पाषाण काल को बिहार में हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल कब से कब तक बिहार में चला, मध्य पाषाण काल बिहार में कब से कब तक चला, और नव पाषाण काल बिहार में कब से कब तक चला। यह डेट आपको याद रखना है, ऐसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 10,000 BC से पहले का जितना समय है उसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। और 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। और 4,000 BC से लेकर आपको 2500 BC का समय आपको क्या कहलाता है, तो नव पाषाण काल। तो पाषाण काल से बिहार का इतिहास चालू होता है 10,000 BC से पूर्व, 10,000 से 4,000 मध्य पाषाण, और 4,000 से 2500 नव पाषाण। और देखिए अभी आपको बताए थे कि पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे, तो पाषाण काल 10,000 से 2500 BC तक पाषाण काल चल गया। 10,000 से कितना तक, 2500 BC तक आपको क्या चल गया, पाषाण काल। फिर आपको ये जो ताम्र पाषाण काल है यह 2500 BC से लेकर यह आपको चलेगा 1000 BC तक। कब तक चलेगा,
1000 BC तक। और ये जो वैदिक सभ्यता है, बिहार में वैदिक सभ्यता चलता है 1000 से 600 BC तक। और BC आपको अगर नहीं पता होगा तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, और प्राचीन इतिहास का, भारत के प्राचीन इतिहास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और यह 600 BC के समय महाजनपद का उदय होने लगता है, और फिर यहाँ पे मगध का उदय होने लगता है। तो ये सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उसे 3 भाग में बांट दिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इससे सवाल कैसे पूछेगा? सवाल आपको यह पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य बिहार में कहाँ कहाँ से मिला है, और पूरा पाषाण काल के मनुष्य कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से उस समय पहनावा था, कैसा खान पान कैसा था, क्या करते थे, खाना पीना ये सब के लिए व्यवस्था क्या था उनका। मध्य पाषाण में क्या बदलाव आया कि इसको मध्य पाषाण बोलने लगे। नवपाषाण में क्या बदलाव आया कि इसे नवपाषाण बोलने लगे। और नवपाषाण के बाद फिर क्या हुआ, तो ये सभी जानेंगे। तो देखिए छोटा छोटा सा बात है। अब देखिएगा तो ये जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे बिहार में, वो भी आखेटक के जीवन व्यतीत करते थे। आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक मतलब शिकारी। तो ये जो आप लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस समय का मनुष्य कहीं भी आप देखिएगा तो कैसा था? आखेटक मतलब शिकारी था, और खाना बदोश था। और कैसा था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब खाना इकट्ठा करता था, पैदा नहीं करता था। जैसे हम लोग आज भोजन पैदा करते हैं, जैसे धान उपजा लेते हैं, गेहूँ उपजा लेते हैं, तो अनाज हम लोग पैदा करते हैं। लेकिन पहले का मनुष्य ऐसा नहीं करता था। पहले का मनुष्य मतलब कब का मनुष्य? तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। तो सब खाना कैसे खाता था? तो जानवर को मारकर खाता था, मांस खाकर रहता था। वो सबको फसल से कोई परिचय नहीं था। वो सब चावल दालें सब नहीं खाता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि चावल दालें सब खाने वाला चीज़ भी है। बहुत बाद में ये सब का खोज हुआ। तो पहले के मनुष्य जंगली जानवर को मारकर ही खाते थे। पहले के मनुष्य ये भी नहीं जानता था कि कौन जंगली है कौन पालतू है, क्योंकि मनुष्य पहले पहले पैदा हुआ है धरती पर, उसका धीरे धीरे विकास होगा, जानवर को पालने लगेगा, तब ना उसको पालतू नाम देगा। और अभी हम लोग शुरुआती मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी नहीं जानता है। तो वह सिर्फ खाना जानता है। पत्थर से मारेगा जानवर को, मांस काटेगा और उसे कच्चा ही खा जाएगा। इस प्रकार का मनुष्य हुआ करता था पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में। और बिहार में भी इसी प्रकार के मनुष्य थे। और हम लोग को कैसे पता चला? तो उस समय के जो हथियार है पत्थर के बना रहता है, इसलिए तो पाषाण काल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? पाषाण काल। और उस समय के जो पत्थर के जो हथियार है बहुत बड़े बड़े साइज के बना रखा था वो सब, जो ज़्यादा नुकीला नहीं होता था। लेकिन पूरा पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ कहाँ से मिला है? तो बहुत जगह से मिला है। बहुत जगह में 4-5 महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। जैसे एक आपको, अब वो झारखंड में चला गया, लेकिन बिहार के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। सिंहभूम जिला, सिंहभूम जिला देखिएगा तो आपको झारखंड में पड़ता है। सिंहभूम जिला में संजय नदी है, संजय नदी घाटी है, वहाँ पे आपको मिलता है पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। एक आपको रजरप्पा जगह है जो हजारीबाग जिला में पड़ता है। तो अब ये जानना है आपको कि पूरा पाषाण काल में जो हम लोग का पत्थर का जो हथियार था वह किस प्रकार का हथियार था। तो इस समय पूरा पाषाण काल में जो हथियार था वह खुरपी के जैसा, चीरने फाड़ने का जैसा और फेंक के मारने के जैसा, मतलब विदारक, रदनक और खुरपी के समान इसको कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल के जो हथियार हैं बिहार में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो बिहार में 2 जगह आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, लेकिन 4-5 आपको बताएंगे। और फिर आपको जानना है कि मध्य पाषाण जो है, मध्य पाषाण में हथियार जो है थोड़ा नुकीला हो गया। मध्य पाषाण में थोड़ा क्या हो गया? नुकीला। और थोड़ा सा क्या हो गया? तो जो बड़ा बड़ा हथियार था, बड़ा मोटा हथियार है, उसको पे लेंगे शरीर में घुसेगा? नहीं घुसेगा। लेकिन वही उसको नुकीला कर देंगे, छोटा रहेगा तो मारेंगे तुरंत घुस जाएगा, तो जल्दी जानवर मरेगा। तो इसलिए इस समय थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ मनुष्य का, तो नुकीला हो गया और थोड़ा छोटा हो गया। तो इस समय मध्य पाषाण काल में जो छोटा और नुकीला हथियार था वह कहाँ कहाँ से मिला, यह जानेंगे। और फिर आपको जानना है कि नव पाषाण काल में मनुष्य क्या हो गया बिहार में। तो बिहार में भी नव पाषाण काल में कृषि का खोज हो गया था। इस समय मनुष्य कृषि करने लगा था, और इस समय कृषि के साथ साथ हड्डी का हथियार बनाने लगा था। इस समय क्या बदलाव आएगा? हड्डी का हथियार बनाने लगेगा। तो ये सभी आपको जानना है। जो बोल रहे हैं आपको याद करते चलना है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण में मनुष्य शिकारी या खेटक और खाना बदोश था। इस समय हथियार बड़े बड़े थे। पत्थर का हथियार सभी समय में है, इसलिए हम पाषाण काल बोलते हैं। इस समय हथियार कैसा है? बड़ा बड़ा, बेढौब,
बेढौल जिसको कहते हैं, बेढब जिसको कहते हैं। और मध्य पाषाण काल में देखिएगा तो नुकीला और छोटा। और नव पाषाण में देखिएगा तो हड्डी का हथियार, हड्डी का, और हड्डी में खास करके जो हिरण का सींग होता है, सींग का हथियार। तो ये सभी हथियार मिला कहाँ से, बिहार में कौन कौन जगह से प्राप्त हुआ है, तो यही सभी आपको जानना है। तो देखिए, पूरा पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य हैं वो ज़्यादातर अभी आपको बताया कि सिंहभूम जिला और हजारीबाग जिला, ये दो जिला अब झारखंड में चला गया। ये दोनों कहाँ है, तो झारखंड में, जेच मतलब झारखंड, तो झारखंड में चला गया। तो सिंहभूम जिला में संजय घाटी और हजारीबाग जिला में रजरप्पा, ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ से पूरा पाषाणकालीन पत्थर के हथियार प्राप्त हुए हैं, जो मांस काटने में, भोंकने में, जानवर को हत्या करने में, शिकार करने में सहायता करता था उस समय के मनुष्य को। तो ये दो जगह से, लेकिन इसके अलावा दूसरा के बाद तीसरा भी आपको नोट करना है। तीसरा जेठियन, एक और कहाँ से, जेठियन घाटी आपको है, और यह है गया जिला में। जेठियन, जो गया के होंगे वो जानते होंगे कि जेठियन कहाँ पे है। तो जेठियन घाटी जो है, जेठियन घाटी से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक और आपको चौथा में याद करना है, सब पूरा पाषाण काल से संबंधित है। एक और आपको याद करना है राजगीर, राजगीर से भी प्राप्त हुआ है। एक और पांचवा में याद रखना है आपको मुंगेर, मुंगेर से भी प्राप्त हुआ है। तो ये 5 स्थल ऐसे हैं बिहार के जहाँ से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो पूरा पाषाण काल के। अब मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो खास करके आपको याद रखना है सिर्फ मुंगेर, मुंगेर में ही सिर्फ आपको मध्यकालीन आपको पूरा पाषाणकालीन आपको स्थल मिलते हैं। और नव पाषाण काल में कहाँ कहाँ से मिला है, तो नव पाषाण काल में आपको 2 याद रखना है, एक चिरांद और एक चेचर। चिरांद सारण जिला में है, चिरांद कहाँ है, सारण जिला में, और चेचर आपको वैशाली जिला में है। चेचर आपको कहाँ है, वैशाली जिला में। ये जो चिरांद है, यहाँ से सबसे ज़्यादा हड्डी का हथियार प्राप्त हुआ है। किस चीज़ का, हड्डी का हथियार। तो हड्डी का हथियार और ख़ास करके हिरण के सींग का, किस चीज़ का हथियार, तो हिरण के सींग का, हिरण के सींग का हथियार खास करके कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चिरांद। चिरांद जाना ही जाता है इसलिए कि वहाँ पे हड्डी का हथियार, हिरण के सींग का हथियार प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर हिरण के सींग का हथियार कहीं प्राप्त हुआ है तो वह है चिरांद, जो सारण जिला में स्थित है, और यह नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है। तो आपको 2-3 तरह से सवाल पूछेगा कि बताइए नव पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक है, नव पाषाण काल में हथियार मनुष्य किस चीज़ का बनाता था, नव पाषाण कालीन स्थल आपको कौन कौन है, तो चिरांद है और चेचर है। चिरांद कहाँ स्थित है, चिरांद में हथियार किस तरह के मिले हैं, किस चीज़ के बने हुए मिले हैं, और चेचर कहाँ स्थित है, चेचर से किस तरह के हथियार मिले हैं। तो यहाँ भी आपको हड्डी के हथियार मिला है, यहाँ भी पत्थर का नुकीला हथियार मिला है। और इसके बाद ये तीनों देख लिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसके बाद मनुष्य सबसे पहला जो धातु खोजता है तांबा। तांबा जो धातु है, तांबा और पत्थर को मिलाकर हथियार बनाने लगा, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। जिस समय तांबा और पत्थर को मिलाकर हथियार बनाया, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल जो है बिहार में, कौन सा काल, ताम्र पाषाण। ये जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल जो है बिहार में आपको 2500 BC से आपको 1000 BC तक चलता है ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में मनुष्य तांबा और पत्थर का तो हथियार बनाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मृदभांड का खोज किया। और भारत में आपको बहुत तरह के मृदभांड, खास करके 4 तरह के मृदभांड प्राप्त होता है। लेकिन बिहार में आपको चिरांद हो गया, वैशाली हो गया, फिर आपको चेचर हो गया, मुंगेर हो गया। इन सभी जगहों पर आपको खास करके मृदभांड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मृदभांड। और ये जो मृदभांड हैं, लाल और काले रंग के मृदभांड हैं। किस प्रकार के, लाल और काले मृदभांड। तो लाल और काले मृदभांड आपको इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, खास करके मेन आपको लिखवा रहे हैं। और इन जो मृदभांड का जो रंग है काला और लाल है, और ये मृदभांड किस काल के हैं, तो ताम्र पाषाण काल के हैं। अब इसके बाद ताम्र पाषाण काल के बाद 1000 BC से भारत में, देखिए बिहार के इतिहास में उतना ज़्यादा ये सभी
नहीं पढ़ना है, ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछा जाता है, जो जो बता रहे हैं इतना ही आपको याद करते चलना है। और इसके बाद जो है 1000 BC के बाद 1000 BC से लेकर 600 BC तक भारत में देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल, लेकिन बिहार में देखिएगा तो इसमें बिहार में सिर्फ यही ऋग वैदिक काल। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, भारत के इतिहास में आप वैदिक काल पढ़िएगा, भारत के इतिहास में क्या पढ़िएगा, वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। तो इसको दो भाग में बांटते हैं, किस भाग में, दो भाग में। पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। अगर भारत में देखिएगा वैदिक काल की शुरुआत तो यह आपको हो जाता है 1500 BC से 600 BC तक चलता है, और ऋग वैदिक काल आपको है 1500 से 1000 BC तक चलता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चलता है। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। अब देखिए, आपको हम शुरू में मैप दिखाए थे, ध्यान से देखिएगा तो ये वाला चीज़ जो हम लिख रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आर्य लोग भारत में पहले से नहीं थे, आर्य लोग विदेश से आए हैं। कहाँ से आए हैं, विदेश से। इधर देखिएगा, आर्य लोग मतलब ब्राह्मण लोग, आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया देखिएगा तो ये भारत के ऊपर वाला क्षेत्र में, ऐसे एशिया महादेश में बीच में जो स्थित है उसे मध्य एशिया कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उधर से ही, मध्य एशिया से ही आर्य लोग भारत में आए। और जब मध्य एशिया से भारत में लोग आएंगे तो सबसे पहले बताइए, इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र में वो सब बसेगा कि नहीं। तो 1500 BC में भारत में आर्य लोग आए। कौन आए, आर्य। 1500 BC में तो आए। अब बिहार में यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बताइए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगेगा। तो सबसे पहले इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आर्य लोग बसे। तो 1500 BC से बसते 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 जब 1000 BC आया तो 1000 BC में सब कहाँ पहुँच गए, तो बिहार में। और ख़ास करके हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं। तो 1000 BC से 600 BC तक यहाँ आर्यों का बसाव होता है। आर्यों का मतलब यहाँ पे बसना चालू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार में वैदिक काल 1000 से चालू होता है और 600 BC में ख़त्म होता है। बताइए, 1500 से 1000 BC ये सब इधर से इधर लाने में यहाँ पे लगा देता है 500 साल। और फिर बिहार में कब आएगा, तो 1000 BC में आएगा। तो आपको सवाल ये पूछेगा कि बताइए बिहार में आर्यीकरण कब चालू हुआ, बिहार में आर्यीकरण कब चालू हुआ। तो बिहार में आर्यीकरण चालू होता है, आर्यीकरण ही आर्यीकरण ऐसे लिखना है। देखिए, बिहार में आर्यीकरण, थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग देख लेते हैं। बिहार में देखिएगा तो आर्यीकरण इसी काल में चालू होता है। आर्यीकरण मतलब आर्य लोग का बसने का शुरुआत कब होता है बिहार में, उत्तर वैदिक काल में। बिहार में बताइए ऋग वैदिक काल चला, तो नहीं चला। बिहार में आर्यों का बसाव शुरू कब से हुआ, उत्तर वैदिक काल से। तो बिहार में आर्यीकरण कब से चालू हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से चालू हुआ। और देखिएगा तो 1500 से 1000 BC पहले ही यहाँ पे ऋग्वेद का रचना हो गया था। क्या हो गया था, ऋग्वेद का रचना। आर्य लोग ही चारों वेद का रचना किए हैं। चार वेद कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का रचना ऋग्वेदिक काल में हुआ था, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं। 1500 से 1000 BC के बीच में ऋग्वेद का रचना हुआ, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल। लेकिन बाकी जो 3 वेद हुआ, पहला कौन है इस 3 में, यजुर्वेद, फिर है सामवेद और तीसरा है अथर्ववेद। तीसरा कौन है, अथर्ववेद। तो सबसे पहले बिहार के दृष्टिकोण से आपको यही याद रखना है कि जब 1000 BC चालू हुआ, उत्तर वैदिक काल चालू हुआ, तब बिहार में आर्य लोग बसना चालू हो गए और बिहार में आर्यीकरण प्रारंभ हो गया। और बिहार वाले क्षेत्र में ही, गंगा यमुना द्वाब में ही 3 वेद का रचना हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बताइए, ये तीनों वेद का रचना जब बिहार, ये सब यूपी, ये सब क्षेत्र में हुआ, तो क्या इन सभी वेदों में बिहार का चर्चा होगा कि नहीं होगा, तो होगा।
लेकिन फिर भी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में भी बिहार का नाम आता है, लेकिन ऋग्वेद में बिहार का नाम बिहार नहीं आता है। तो सवाल पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद में बिहार का नाम क्या आया। और आर्यों का एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण, और एक और है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ भी आपको कुछ याद रखना है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो वेद लिखाया हुआ है ऋग्वेद। तो सवाल पूछता है कि बताइए ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में आपको बिहार को कहा गया है कीकट। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है, कीकट। और उसी प्रकार से आप देखिएगा तो इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार को ब्रात्य कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण में, ब्राह्मण ग्रंथ में और पुराण में क्या कहा गया है, ब्रात्य कहा गया है। और ये जो कीकट है, कीकट को मतलब अशुद्ध क्षेत्र माना गया है, अपवित्र। अपवित्र कहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अशुद्ध नहीं, अपवित्र। तो अपवित्र क्षेत्र, कीकट का मतलब यहाँ पे क्या है, अपवित्र क्षेत्र। और किसे कहा गया है, बिहार को। किसे कहा गया है, बिहार को। यह बिहार जो शब्द है यह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बाद आता है। तो सीरियल से जैसे बताते चल रहे हैं, आपको नोट करते चलना है, जितना सवाल पूछता है आपको बन जाएगा, उबना नहीं है, आपको बनाते चलना है। सवाल इस प्रकार से पूछेगा, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, कीकट। कीकट का अर्थ क्या होता है, अपवित्र क्षेत्र। पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार को क्या कहा गया है, ब्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रात्य। लेकिन इस अथर्ववेद देखिएगा तो अथर्ववेद में भी बिहार को ब्रात्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रात्य। तो अथर्ववेद में ब्रात्य और ऋग्वेद में कीकट। और कीकट का अर्थ क्या होता है, अपवित्र क्षेत्र। और इसके बाद ये जो 600 BC तक आपको क्या चलेगा, 600 BC तक वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के बाद यहाँ पे 600 BC में जो उस समय जो राजा होते थे, राजा अपना क्षेत्र बड़ा कर करके महाजनपद बनाने लगे, और महाजनपद 16 हुए। तो 16 महाजनपद और मगध ये सभी के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो जितना आपको बताए हैं नोट करके आपको याद कर लेना है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।